नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एआर, एमआर एंड टीआर। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम इसकी स्टडी करते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। टोटल रेवेन्यू, द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट। देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एक प्रोड्यूसर या उत्पादक करता है उसको आय कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जितनी गुड्स वह सेल करता है, वह जितनी गुड्स सोल्ड करेगा उसको उसकी प्राइस से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको आय जो प्राप्त होती है वह फाइंड आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है टी आर बराबर क्यू इंटू पी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसका जो टोटल रेवेन्यू है उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहाँ टी आर है वो टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू है वो क्वांटिटी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी है वो प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है। तो दोस्तों, यदि हम बात करें टी आर की, तो यदि प्राइस डिफरेंट होगी तो यहाँ पर समीशन पी आई इंटू क्यू आई से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि प्राइस कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट टी आर को निकाल सकते हैं क्यू इंटू पी के आधार पर, क्योंकि पी कांस्टेंट है और जितनी क्वांटिटी सोल्ड की जा रही है तो हम उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को, तो टी आर टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेशन में भी दिया हुआ कि द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट, यानी जितनी भी जो आउटपुट है उसको सेल करने के बाद में एक फर्म जो अमाउंट रिसीव करती है उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का जो दूसरी डेफिनेशन है वो दी हुई है कि द टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कि यानी प्राइस पर यूनिट पर डिपेंड करती है, साथ ही नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, यहाँ टी आर बराबर क्यू इंटू पी जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल जो रेवेन्यू है उसका फॉर्मूला क्या है। साथ ही साथ आपको यह फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, जब किसी गुड्स की प्राइस वेरी करती है, जैसा कि आप जब सामान लेने जाते हो तब जब आप बार्गेनिंग करते हो तो एक क्वांटिटी जब आप लेते हो तो प्राइस क्या होती है, दो क्वांटिटी आप लेने का प्रयास करते हो, तो वहाँ पर यदि प्राइस फ्लक्चुएशन है तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हो। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू दैट ए फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कि यदि कोई फर्म पर यूनिट आउटपुट सोल्ड पर कितने रेवेन्यू प्राप्त करती है उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, यानी प्रति इकाई जो आय है उसको हम औसत आय कहते हैं। देयरफॉर यू कैन गेट द एवरेज रेवेन्यू व्हेन यू डिवाइड द टोटल रेवेन्यू विथ द टोटल यूनिट्स ऑफ सोल्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कि जितनी टोटल जो रेवेन्यू प्राप्त हो गई है उसमें यदि जितनी हमने क्वांटिटी सोल्ड की है, एक फर्म ने क्वांटिटी सोल्ड की है, उसका यदि हम भाग दे देंगे टोटल रेवेन्यू में तो एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी को फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं ए आर बराबर टी आर अपॉन क्यू, जहाँ पर एवरेज जो रेवेन्यू है उसको हम ए आर से डिनोट कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू को हम टी आर से डिनोट कर रहे हैं और क्वांटिटी को हम टोटल यूनिट सोल्ड के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि जो ए आर का जो फॉर्मूला है वो टी आर बाई क्वांटिटी, यानी जितनी टोटल जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है और जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उस क्वांटिटी जो सोल्ड की है उसका हम टोटल रेवेन्यू में भाग दे देंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है
वो पर यूनिट बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि प्रति इकाई जब एक फर्म सोल्ड करता है तो उसको क्या आय प्राप्त होती है, उसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। दोस्तों यहाँ परिभाषा ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कंपटीशन की हो या फिर जो आपके पीजी या यूजी की एग्ज़ाम हो, तो उसमें इन डेफिनेशन पूछी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी डेफिनेशन है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए फर्म रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि एक फर्म एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पर जो चेंज इन इनकम यदि प्राप्त हो रही है या चेंज इन रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तो उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो दोस्तों यदि एक फर्म 1 यूनिट एक्स्ट्रा सोल्ड करती है और उसको सोल्ड करने पर जो टोटल जो रेवेन्यू में जो चेंज आएगा उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स इज द एडिशनल रेवेन्यू दैट ए फर्म रिसीव्स व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज सोल्ड। तो बात एक ही है, कन्वर्ट करके यहाँ पर बताया गया है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट यदि सोल्ड करने पर जो एडिशनल जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है यानी डेल्टा टीआर जो प्राप्त हो रहा है उसे हम एमआर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि एक यूनिट यदि एक्स्ट्रा सोल्ड करने पर जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा उसे हम एमआर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है एमआर का, हम दो फॉर्मूले से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब टोटल रेवेन्यू में यदि चेंज के आधार पर हम देखें तो यहाँ पर यूनिट बेसिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। दोस्तों यहाँ पर एन का मतलब है जब एन यूनिट को हम सोल्ड कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए टीआर एन प्राप्त हो रहा है। यदि हम एन माइनस 1 यूनिट जब सोल्ड कर रहे थे यानी जब हम एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करने से पहले जो यूनिट हम सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो टीआर एन माइनस 1 हो रही है। तो दोस्तों यदि आप एन माइनस 1 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पर 1 आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब एक एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करते हो तो उसे जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है उसे हम एमआर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर जब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा सोल्ड करने पर जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है उसे हम एमआर के रूप में डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने या एक फर्म है वो एक इकाई एक्स्ट्रा सोल्ड नहीं करके बहुत सारी इकाइयाँ सोल्ड करता है, तो उस सिचुएशन में एमआर को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर एमआर है उसका फॉर्मूला डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यों हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो फॉर्मूला है वो हम इसको यूज़ करते हैं, पर यदि हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा के रूप में यदि देखेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एमआर का जो फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहाँ पर जब हम जितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम सोल्ड करते हैं उसका हम भाग दे देते हैं टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है उसमें, तो एमआर फाइंड आउट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जब हम एआर का फॉर्मूला जब हमने लिखा था तो एआर का फॉर्मूला था टीआर अपॉन क्यू, पर यदि हम एमआर का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितनी हमने क्वांटिटी सोल्ड की थी उस क्वांटिटी सोल्ड का हम टोटल रेवेन्यू में जब भाग देंगे तो जो एवरेज रेवेन्यू आएगा, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि पर यूनिट सोल्ड करने पर एक फर्म को कितनी आय प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू है। पर दोस्तों एमआर का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करने पर जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आएगा उसको हम एमआर कहते हैं। तो डेफिनेशन का आपको बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं इन डेफिनेशंस को समझ नहीं पाते हैं और वो एग्जाम में गलतियां करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो एमआर का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब आपको इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होगी,
तो एम आर है वो मार्जिनल रेवेन्यू को प्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी आर वो चेंज इन टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा क्यू है वो चेंज इन द यूनिट सोल्ड, और टी आर एन है वो टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट से जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी आर एन माइनस वन है वो टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन यूनिट जब सोल्ड करते हैं तो उससे जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो टी आर एन माइनस वन से प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है, और जो आपने अभी सीखा है टी आर कैसे निकाला जाता है, ए आर कैसे निकाला जाता है, और एम आर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों जब हम इन तीनों में रिलेशन की बात करेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि टी आर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए आर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और एम आर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब हम बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेवेन्यू कंसेप्ट कैन बी डिस्कस अंडर टू सिचुएशन। तो दोस्तों यहाँ पर दो सिचुएशन होती है। अब दोस्तों जब हम इन आगे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मार्केट की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों एक फर्म को जो आय प्राप्त होती है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मेनली हम दो टाइप्स के मार्केट के बारे में अध्ययन करते हैं, जब एक परफेक्ट कंपटीशन होता है और दूसरा जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली भी प्योर ओलिगोपोली हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल दो टाइप्स के मार्केट की, जब एक परफेक्ट कंपटीशन होता है और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। उस सिचुएशन में ए आर और एम आर कर्व है वह इफेक्ट हो जाएगा, यानी अलग अलग टाइप्स के एम आर और ए आर कर्व बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, जो अभी हमने बात की है वही यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो दोस्तों आपको पता है कि प्राइस जब कांस्टेंट होती है वह उस सिचुएशन में होती है जब मार्केट में क्या हो, परफेक्ट कंपटीशन हो। तो हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। इन दिस सिचुएशन एक फर्म हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपको पता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है उस सिचुएशन में जो एक फर्म का डिमांड कर्व है वो एक्स के पैरेलल होता है। उस सिचुएशन में जो प्राइस है वो कांस्टेंट होती है, और यही कर्व क्या होता है, ए आर और एम आर होता है। इसको हम आगे भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि इन दिस सिचुएशन फर्म हैज टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इट मीन्स एनी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट पर्टिकुलर प्राइस, यानी पर्टिकुलर जो प्राइस है, निश्चित कीमत है, उस पर कितनी भी एक फर्म है वो कितनी भी अपनी क्वांटिटी को सोल्ड कर सकती है। तो उस सिचुएशन में जो टी आर जो प्राप्त होगा, जो ए आर प्राप्त होगा, वो जो एम आर प्राप्त होगा वह डिफरेंट टाइप का प्राप्त होता है। इसके अलावा जब दूसरी सिचुएशन की बात करें तो व्हेन प्राइस फॉल्स व्हेन राइज इन आउटपुट। क्योंकि दोस्तों जब डिमांड कर्व आप अध्ययन करते हो तो एक प्राइस जब कम होती है तो उससे क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यदि एक फर्म को अपनी क्वांटिटी या आउटपुट है वो ज़्यादा सोल्ड करना है तो उसे अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये कब होता है, जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होती है। तो इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलोज इट्स ऑन प्राइस पॉलिसी, however it can increase sales only by reducing the price। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस टॉपिक को अध्ययन करने से पहले आपको अलग अलग टाइप्स के मार्केट है वो पता होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही टाइप्स के जो मार्केट हैं, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ए आर और एम आर कर्व कैसा बनेगा। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता चल गया कि व्हेन प्राइस रिमेन सेम एट ऑल आउटपुट लेवल, लाइक इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, नो फर्म इज इन ए पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ए फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस। यदि एक फर्म अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा सेल करना चाहती है तो वह सेम प्राइस पर ज़्यादा सेल कर सकती है। तो यहाँ पर प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है।
It means the revenue from every additional unit MR is equal to AR. As a result, both AR and MR curve coincide in a horizontal straight line parallel to the axis. तो हमने ये पहले ही बात कर ली थी कि जो AR और MR कर्व है, जो डिमांड कर्व है, वही AR और MR कर्व बन जाता है और यह एक्सिस के जो पैरेलल है यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों यदि हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो यहाँ पर पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि TR, AR और MR कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद में हम डायग्राम को भी समझेंगे भाई कैसे इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो उस सिचुएशन में प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है और जो प्राइस लाइन होती है वही AR कर्व बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो AR का जो फॉर्मूला होता है वो TR अपॉन Q है ना, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। और TR कैसे निकलता है, TR का जो फॉर्मूला होता है P इंटू Q, और यहाँ पर यदि हम क्वांटिटी से बात दे रहे हैं तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा यानी केवल P बच जाएगा, यानी P बराबर किसके हैं, AR के। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट है तो AR और बराबर होता है P के। अब हम बात करते हैं कि यदि एक फर्म यदि प्राइस यदि 10 रुपीज़ है और एक फर्म अपनी यूनिट्स यदि 0 सोल्ड करती है तो उससे जो टोटल जो रेवेन्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, TR का जो फॉर्मूला क्या है आपको ये ध्यान रखना, P इंटू Q। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब हम इस यूनिट्स को या इस क्वांटिटी को प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल जो रेवेन्यू फाइंड आउट होगा तो 0 इंटू 10 यानी 0, 1 इंटू 10 यानी 10। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी जो TR है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पहली जो यूनिट्स है उसको जब प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो TR फाइंड आउट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं MR की। अब आपको ये भी पता चल गया कि प्राइस बराबर AR है, तो हम AR को जब फाइंड आउट करेंगे तो जो सेम प्राइस है वो सेम प्राइस हम लिख देंगे, तो यह प्राइस को भी शो करेगी और AR को भी शो करेगी। अब हम MR को फाइंड आउट करते हैं, तो MR का जो फॉर्मूला था वो क्या आपने पढ़ा था कि TRN माइनस 1। तो दोस्तों जब हम 0 यूनिट सोल्व करते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों जब पहली जो क्वांटिटी हम यहाँ 10 की बात करें ये 10 नहीं होगा, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा क्योंकि इससे पहले कोई भी यूनिट सोल्ड नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर MR वो नहीं होगा। दोस्तों अब हम यदि 1 यूनिट की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू है वो 10 प्राप्त हो रहा है, और पहले हम जब 0 यूनिट सोल्व कर रहे थे तो टोटल रेवेन्यू 0 फाइंड आउट हो रहा था। तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया है जब हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा सोल्व की है तो उस सिचुएशन में 10 माइनस 0 यानी बराबर 10 है वो MR फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सेम टू सेम हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ पर केवल डायरेक्ट ध्यान रखना है, यदि हम यहाँ इस सिचुएशन में MR निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो 10 माइनस 0 यहाँ पर 10 आ जाएगा। दोस्तों 20 माइनस 10 यहाँ 10 आ जाएगा, 30 माइनस 20 10 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हर स्टेज पे जब प्राइस कांस्टेंट होती है उस सिचुएशन में MR जो निकलेगा वह भी 10-10 कांस्टेंट के रूप में निकलेगा। तो दोस्तों हमने इस पे पहले भी बात की थी, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो प्राइस वो कांस्टेंट होती है, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो AR बराबर होता है P के और MR भी बराबर होता है AR और P के। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है वो भी 10-10 रुपीज़ प्राप्त हो रही है, साथ में AR भी सेम प्राप्त हो रहा है और MR भी सेम प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों अब इसको यदि हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में जब इसको प्रदर्शन करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पे यदि हम AR और MR बना रहे हैं तो AR और MR को लिखा जाता है, और यदि TR लिखा जाता है तो TR को वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। तो दोस्तों यदि हम इनको एक ही ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो AR और MR और TR को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब 10 रुपीज़ यदि प्राइस कांस्टेंट है उस सिचुएशन में AR MR कर्व आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और AR बराबर रहेगा MR बराबर P के, जो कि 10 के बराबर है। दोस्तों TR की जब हम बात करते हैं तो TR बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक निश्चित एंगल लिए हुए बनेगा TR का जो कर्व है। तो दोस्तों जब 1 यूनिट से सोल्ड करता है तो उसको रेवेन्यू प्राप्त होती है 10 के बराबर, 2 यूनिट यदि सेल्ड करेगा तो 20
वो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है और थर्ड यूनिट पर 30। इस प्रकार से रेवेन्यू प्राप्त हो रही है जो पीछे हमने न्यूमेरिकल देखा है, सेम टू सेम यहाँ पर बनाया गया है। तो आप यहाँ पर AR व MR AR कर्व को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर AR MR और पीक कर्व है यानी डिमांड कर्व है वह एक्स के पैरेलल होता है, साथ ही TR कर्व है वो निश्चित एंगल लिए हुए होता है। तो दोस्तों परफेक्ट कंपटीशन में यदि बात करेंगे या प्राइस कांस्टेंट की सिचुएशन में हम बात करेंगे तो TR और MR AR कर्व इस प्रकार का बनता है। तो दोस्तों जब हम यदि TR कर्व के बेसिस पे जब AR कर्व को यदि फाइंड आउट करते हैं या MR कर्व को फाइंड आउट करते हैं तो जब TR कर्व के किसी बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु पर यदि AR फाइंड आउट करना है तो यहाँ इस बिंदु से यदि जब हम मूल बिंदु से यदि कोई लाइन बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये मूल बिंदु से निकली हुई है, तो इस TR कर्व के किसी भी बिंदु पर जब हम AR कर्व फाइंड आउट करेंगे तो जब इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे तो TR वाली लाइन ही ड्रॉ हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम TR कर्व के बेसिस पे जब AR कर्व बनाते हैं या AR को फाइंड आउट करेंगे तो सेम टू सेम TR वाली जो लाइन है वो मूल बिंदु से मिलती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है उसका जब हम tan थीटा फाइंड आउट करते हैं तो जो tan थीटा निकलेगा वह AR के रूप में फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो AR कर्व है क्योंकि ये मूल बिंदु से ऑलरेडी मिली हुई है तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर जो AR फाइंड आउट होगा वो tan थीटा जो कि एंगल सेम रहेगा। मान लीजिए tan 45 है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 के बराबर रहेगी। तो यदि बाई फॉर्मूला यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर जो TR है वो tan थीटा फाइंड आउट होगा और जो एंगल लिया होगा यहाँ पर उसमें AR जो हम क्या रहेगा प्रत्येक बिंदु पे कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों किसी भी टोटल कर्व चाहे वो कॉस्ट का हो या यूटिलिटी का हो, जब आप मार्जिनल या एवरेज निकालते हो तो उस सिचुएशन में टोटल जो रेवेन्यू है जब एवरेज निकालते हैं तो टोटल कर्व के उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं और मूल बिंदु को मिलाने पर जो एंगल बनता है उसका जो स्लोप है वो AR होता है। ऐसे ही सेम टू सेम दोस्तों जब MR हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी टोटल कर्व के बेसिस पे तो जब MR जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उस बिंदु पर मान लीजिए इस बिंदु पर हमें MR निकालना है तो यहाँ पर हमें एक टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ती है क्योंकि दोस्तों यह TR कर्व यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम टू सेम MR कांस्टेंट रहेगा प्रत्येक बिंदु पे। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम नेक्स्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे कि जब TR कर्व जब हमारे पास होता है तो उस पर AR कैसे फाइंड आउट किया जाता है और MR कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों AR फाइंड आउट करने का जो है कि यदि TR की जिस बिंदु पर हमें AR फाइंड आउट करना है उसको हमें मूल बिंदु से मिलाना है तो मूल बिंदु से मिलाने पर जो एंगल बनेगा उसका tan थीटा AR कहलाएगा। और MR जब हम निकालेंगे तो इस बिंदु पर हमें टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ इस सिचुएशन में तो टेंजेंट लाइन सेम ड्रॉ हो रही है तो AR है वो MR के बराबर ही रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, कि जब प्राइस को यदि कम किया जाता है तो आउटपुट ज़्यादा मात्रा में सेल कर सकते हैं। तो व्हेन फर्म कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस देन AR फॉल्स विद इंक्रीज इन सेल। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि यदि किसी फर्म को अपनी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मात्रा में यदि सेल करनी है तो आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा। और जब प्राइस रिड्यूस होगी तो AR भी क्या होगी फॉल हो जाएगी, तो जिससे क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में सेल कर पाते हैं। इट मीन रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट MR विल बी लेस देन AR। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया गया है कि जो AR और MR कर्व में जो रिलेशन है जब हम बात करेंगे, देखो लास्ट वाले जो डायग्राम में आपको ध्यान में है कि यहाँ पर AR और MR कर्व में जो रिलेशन है दोस्तों हम साथ ही साथ बहुत सारे रिलेशंस को अध्ययन करें। यहाँ पर AR और MR कर्व में जो रिलेशन वो क्या है दोनों इक्वल है। तो दो पर यदि इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आएगी तो यहाँ पर AR और MR में जो रिलेशन रहेगा कि जब MR जब गिरेगा यानी MR ऊपर से नीचे गिरता हुआ कर्व बनेगा तो वह AR कर्व से ज़्यादा मात्रा में गिरता हुआ रहेगा। यानी यदि हम डायग्राम की बात करेंगे
तो यहाँ यदि हम AR कर्व जब बनाते हैं तो MR कर्व है वो इससे हाफ दूरी पर रहता है। तो दोस्तों जब इसको आप अध्ययन करोगे, आप इसको रीड कर लीजिए, सेम टू सेम मैं डायग्राम में इसको समझा देता हूँ। इससे पहले हम न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कि जब प्राइस रिड्यूस होती जा रही है 10, 8, 6, 4, 2 यदि चेंज हो रही है, तो उस सिचुएशन में जब यूनिट को यदि हम सेल कर रहे हैं तो यूनिट जब प्राइस कम हो रही है तो क्या हो रही है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यदि 10 रुपीज़ प्राइस है तो उस पर 1 यूनिट सोल्ड की जा रही है, तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है वो 10 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर भी प्राइस है वो AR के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर P को ही हम AR कर्व के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में जब TR निकालते हैं तो P इंटू Q के रूप में डिनोट करते हैं। तो जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें प्राइस को क्या करना पड़ा है, रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में यदि क्वांटिटी को ज़्यादा सेल करना है तो कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे जो रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है आप देख रहे हो यहाँ तक रेवेन्यू बढ़ रही है और इस बिंदु के बाद में क्या हो रहा है, रेवेन्यू कम होती जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि TR जो है पहले बढ़ रहा है और फिर बाद में रिड्यूस हो रहा है। अब हम बात करते हैं MR की। तो यहाँ पर MR को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो चेंज इन डेल्टा TR के रूप में है और अपॉन डेल्टा Q। तो दोस्तों यहाँ पर जब डेल्टा Q की बात करते हैं तो यहाँ पर हम केवल 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट यदि एक्स्ट्रा बढ़ रही है तो यहाँ पर चेंज इन डेल्टा Q वो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम डेल्टा TR को कंसिडर करके भी MR निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम पहले, तो यहाँ यदि हम 0 यूनिट सोल्ट करेंगे तो टोटल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। 1 यूनिट सोल्ट करने पर जो टोटल रेवेन्यू वो 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 10 माइनस 0 यानी 10, यहाँ 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 16 2, 16 माइनस 18 तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 2 आएगा। यहाँ पर 10 माइनस 16 तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 4 नहीं माइनस 6 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कि MR को जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए MR है वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, यह -2 है और यह -6 है। तो -6 वैल्यू कम होती है और -2 वैल्यू -6 वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो लगातार MR कर्व क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप इसको डायग्राम में यदि समझने का प्रयास करें, अभी तो हमने केवल इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल बेसिस में, क्योंकि जो UG और PG के जो विद्यार्थी हैं जब उनसे क्वेश्चन यदि रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है कि TR, MR और AR में क्या रिलेशन है, तो आपको पहले विथ स्टेटमेंट आपको समझाना होता है, फिर आपको न्यूमेरिकल बनाकर बताना होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट हैं उसमें TR और MR, AR को फाइंड आउट कैसे किया जाता है और उसके बाद में डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि आपको कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। हम जैसे वर्बली आपको समझाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखते जाना है। दोस्तों डायग्राम कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो केवल डायग्राम को लिख के आ जाते हैं और डायग्राम भी ऐसे बनाते हैं जिससे TR, MR और AR में जो रिलेशन है उनमें गलतियां बहुत सारी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक जगह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तो आप बुक को भी अपने पास में रख सकते हैं। बुक में भी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो रिलेशंस हैं उसमें डायग्राम्स जो बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो डायग्राम बनाते हैं वो इकोनॉमिक्स को नहीं जानता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स को पढ़ाता है और जो वहाँ बुक जो कंटेंट जो टाइप करता है वो दोनों अलग होते हैं। तो बुक लिखने के लिए एक इकोनॉमिक्स का जो टीचर वो बुक लिखने का प्रयास करता है तो वो कंटेंट लिख के देता है, और जब उस कंटेंट को टाइप किया जाता है तो दोस्तों टाइप करने वाला टाइपिस्ट है वो उन चीज़ों को नहीं समझता कि जो डायग्राम बनाते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर सिचुएशन को ध्यान में रखना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए सिंपल सी बात है कि यदि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हों तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करना है, साथ में फिर डायग्राम बनाना है और डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की।
दोस्तों यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR डिपेंड्स ऑन वेदर द प्राइस रिमेन्स सेम और फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। तो ये बार बार बात आ रही है कि जब हमें क्वांटिटी शॉर्ट ज़्यादा करनी है तो प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा जब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। If nothing in mentioned about the nature of price with rise in output, then the following general relation exists between AR and MR। तो इनमें AR और MR में जब रिलेशन की बात आती है, तो जब प्राइस रिड्यूस होती है उस मात्रा में, जब क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में सोल्ड कर सकते हैं, उस सिचुएशन में AR और MR में क्या रिलेशन होते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि AR इंक्रीज एज लॉन्ग इज MR इज हायर देन AR। तो जब AR यदि बढ़ रहा है तो AR जब बढ़ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर AR कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है, जब AR कर्व बढ़ रहा है तो MR भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। पर यहाँ जब AR यदि बढ़ता है तो AR से ज़्यादा क्या होता है, MR होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि जब AR इंक्रीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में MR हमेशा ज़्यादा रहेगा AR से, ठीक है। यदि AR मैक्सिमम हो रहा है तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम जो AR का बिंदु है वो यहाँ पर है, तो जब AR मैक्सिमम होता है तो MR उसको क्या करता है, कट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब MR कट करेगा AR के मैक्सिमम पॉइंट को, तो उस सिचुएशन में MR है वो पहले ही मैक्सिमम होकर गिरना शुरू हो जाता है, और इस बिंदु पर AR के मैक्सिमम बिंदु पर, यहाँ पर कौन सा है, AR का मैक्सिमम बिंदु है, तो AR के मैक्सिमम बिंदु पर MR बराबर हो जाता है। इससे पहले यदि बात करेंगे तो MR ज़्यादा रहेगा AR से, और इसके बाद की बात करेंगे तो MR वो कम रहेगा AR से, ठीक है। यही बातें लिखी गई है यहाँ पर कि जो फर्स्ट ऑफ AR इंक्रीज एज लॉन्ग एज MR इज हायर देन AR व्हेन MR ग्रेटर देन AR, ठीक है। जब AR इंक्रीज होता है, जब MR और AR दोनों इक्वल होते हैं तो उस सिचुएशन में AR है वो मैक्सिमम होता है, और AR जब गिरता है तो MR उसे ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, जिस स्थिति में MR है वो लेस देन हो जाता है AR से, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यदि क्वांटिटी ले रहे हैं तो इस क्वांटिटी पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर MR ज़्यादा है और AR कम है, यहाँ पर दोनों बराबर हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यदि यहाँ बात करें तो इस क्वांटिटी पर AR ज़्यादा है और MR कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब MR बढ़ रहा है तो AR भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और AR के मैक्सिमम बिंदु को MR कट करता है, और जब MR गिरता है तो AR भी गिर रहा है, पर AR की जो गिरने की रेट वो धीरे होती है और MR तेजी से गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी जो मार्जिनल और एवरेज कंसेप्ट हैं उनमें यही सेम टू सेम रिलेशन होता है कि जब AR बढ़ता है तो MR तेजी से बढ़ेगा, जब AR गिरेगा तो MR भी तेजी से गिरेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। अब हम तीनों में रिलेशनशिप की बात करते हैं। अभी तक हमने केवल इतना ही अध्ययन किया है कि AR और MR में क्या रिलेशन होता है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो TR कर्व देखो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पहले बढ़ रहा है फिर मैक्सिमम होकर नीचे गिर रहा है। जब दोस्तों TR जब बढ़ता है तभी सिचुएशन में बढ़ता है जब MR पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों ये आप लैंग्वेज पढ़ लेना, मैं डायग्राम के बेसिस पे समझा देता हूँ, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब TR बढ़ रहा है और TR मैक्सिमम जब तक होता है, TR के मैक्सिमम जो पॉइंट है उस सिचुएशन में MR पॉजिटिव रहेगा, और जब TR मैक्सिमम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में MR वो जीरो होता है। तो जब MR जीरो होता है उस सिचुएशन में TR क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये एक रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब MR पॉजिटिव होता है तब उस सिचुएशन में TR वो इंक्रीज करता है, यानी लगातार बढ़ता जाता है। जब MR चाहिए वह 0.2 ही क्यों ना हो जाए तो TR वो बढ़ता रहेगा, ठीक है दोस्तों। जब यही रिलेशनशिप यदि हम TR और MR की बात करें तो यदि MR है वो नेगेटिव हो जाता है
तो उस सिचुएशन में टी आर वो गिरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यदि हम डायग्राम के बेसिस पे बात करें तो देखो यहाँ पर एम आर लगातार गिर तो रहा है पर पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में जो टी आर कर्व है वो लगातार जो बढ़ रहा है वो लगातार घटती हुई रेट से बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और जब एम आर 0 है इस बिंदु पे तो टी आर मैक्सिमम हो जाता है, और जब एम आर नेगेटिव जा रहा है तो टी आर क्या हो गया, टी आर गिरना प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सारांश रूप में बात करूँ तो एम आर पॉजिटिव है तो टी आर बढ़ेगा, ठीक है। एम आर यदि 0 है उस सिचुएशन में टी आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और जब एम आर नेगेटिव है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, टी आर गिरना प्रारंभ हो जाएगा। ये एम आर और टी आर में रिलेशन को शो करता है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर क्योंकि हमने एम आर और ए आर का अध्ययन पहले ही कर लिया है तो मैं एम आर और ए आर में रिलेशन की बात नहीं करूँगा। अब ए आर और टी आर की यदि हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों, जब यहाँ ए आर जब 0 होता है तो आपको पता है कि ए आर का जो फॉर्मूला होता है वो टी आर अपॉन क्यू होता है, और ए आर 0 तभी हो सकता है जब टी आर क्या हो, 0 हो। तो दोस्तों इस सिचुएशन में ये टी आर जो ये बिंदु प्राप्त हो गया, यहाँ पर टी आर इस बिंदु से मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम टोटल रेवेन्यू 0, आप खुद ही सोच लीजिए, जब इतनी क्वांटिटी बेच रहे हो टोटल जो रेवेन्यू आपको 0 प्राप्त हो रहा है, तो यह बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब ए आर को आप इसको एच आर से नहीं मिलाना है। कोई भी यदि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है भाई, जो आप सैद्धांतिक रूप से यदि बात करते हो तो ए आर है वो 0 हो सकता है। जब ए आर 0 रहेगा उस सिचुएशन में आपका टी आर है वो इस मूल जो लाइन है, एच लाइन है, उससे मिल जाएगा, टच हो जाएगा, ठीक है। उस सिचुएशन में टी आर भी 0 हो जाएगा और ए आर भी 0 हो जाएगा। पर आपको यदि आप यूजी और पीजी के विद्यार्थी हैं और कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको ए आर को टच नहीं करना है अथर्स लाइन को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अभी यहाँ पर यदि केवल सिंपल रूप में यदि आपको डायग्राम दिया गया हो तो डायग्राम से आप ए आर और एम आर कैसे फाइंड आउट करते हो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कन्फ्यूजन बहुत सारी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसके आधार पर आप कंसंट्रेट होकर इसको ध्यान में रखिए कि जो हमारे पास में टी आर कर्व दिया हुआ है, आप टी आर कर्व को ध्यान में रखिए। नीचे वाला जो कर्व है वो टी आर कर्व है, ठीक है। टी आर कर्व के किसी बिंदु पर मान लीजिए इस मैक्सिमम बिंदु पे यदि हमें ए आर निकालना है तो ए आर निकालने के लिए हम इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे। अब इस मूल बिंदु को मिलाने पर जो थीटा बनता है उसको हम टेन थीटा मेजरमेंट करेंगे, तो जो टेन थीटा निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, ए आर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब हम कोई भी स्लोप निकालते हैं तो हमेशा हम टेन थीटा के रूप में निकालते हैं दोस्तों, चाहे वह ए आर निकले या एम आर निकले। तो एम आर भी जब हम निकालेंगे तो टेन थीटा के रूप में ही निकालेंगे, पर वो थीटा जो बनेगा वह दूसरा अलग टाइप से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब आप मैक्सिमम बिंदु पर यदि मान लीजिए आप निकालते हो ए आर, तो उसको हमने मूल बिंदु से मिलाया और जो थीटा बनाओ वो टेन थीटा क्या है, ए आर कर्व है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप बात करिएगा कि जब यदि एम इस मैक्सिमम बिंदु पे यदि हमें एम आर निकालना है तो हमने जैसे पिछली बार बात की थी कि जब मैक्सिमम बिंदु पे यदि हमें एम आर निकालना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है, और उस स्पर्श रेखा का जो स्लोप है वो क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी आर के मैक्सिमम बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो ये टेंजेंट लाइन है वो अक्षांश के समानांतर हो जाती है, यानी थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दोस्तों जब टेन थीटा यदि बात करेंगे तो टेन थीटा यानी टेन थीटा जो 0 बन रहा है तो यहाँ पर टेन 0 हो जाएगा, ठीक है। टेन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो दोस्तों यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो 0 निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, एम आर है। तो यहाँ पर एम आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि मैक्सिमम बिंदु पे यदि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एम आर को, तो वो एम आर क्या निकल रहा है, 0 निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एम आर है वो 0 है,
ठीक है। इस प्रकार से यदि मान लीजिए इस लाइन पर यदि इस बिंदु पर यदि आपको AR निकालना है तो इस बिंदु को यहाँ मूल बिंदु से मिलाना है और इसका जो थीटा है तो वो tan थीटा जो निकलेगा वह AR निकलेगा। पर यदि इस बिंदु पर यदि आपको MR निकालना तो इस पर टेंजेंट लाइन खींचनी पड़ेगी और टेंजेंट लाइन को जब आगे बढ़ाओगे तो जो थीटा बनेगा, ठीक है, वो आपका tan थीटा वो क्या निकलेगा, MR निकलेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ जब आप किसी वीडियो के द्वारा अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत चीज़ें कंसंट्रेट होकर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पर वही बातें लिखी गई है जो हमने अभी वर्बली पढ़ा है, तो आप इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और ध्यान में रख सकते हो। इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ वह TR, AR व MR से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज्ड होते हैं कि जब TR, AR और MR में रिलेशन पूछा जाता है तो वह एक सिंपल सा डायग्राम बना के आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जब TR, AR और MR में रिलेशन की बात करें तो आपको 2 स्टेप की बात करनी है। फर्स्ट जब प्राइस कांस्टेंट हो यानी परफेक्ट कंपटीशन की बात करनी है, और सेकंड तब जब इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, जब प्राइस जब रिड्यूस होती है, जब सोल्ड क्वांटिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उस सिचुएशन में आपको बात करनी है। तो उस समय दोनों में डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में यदि UG PG में आपके पेपर आता है और वहाँ पर यदि ये क्वेश्चन यदि आ जाता है, चाहे वो 2 नंबर का, 4 नंबर का या 20 नंबर का हो, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर यह दोनों टाइप्स के प्रकार से बात करनी है। चाहे वो आप छोटा आंसर हो तो छोटे शब्दों में आपको समझाना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम आपको बनाने हैं, चाहे वो 2-4 नंबर का हो या 20 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, कितने भी नंबर का हो, आपको डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हो। यदि छोटे नंबर का यदि आंसर है तो आप उसको न्यूमेरिकल स्किप करके डायग्राम बनाकर भी आ सकते हो और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ सकते हो। यदि 20 नंबर का मार्क्स है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके आइए, बाई थ्योरी, न्यूमेरिकल और डायग्राम तीनों को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें भी कई बार एग्जिट डायग्राम के बेसिस पे MR और AR को निकाला जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होगी। मुझे आशा है कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।